नमस्कार, ऑनिक्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के कुछ सबसे मजेदार और जरूरी सवालों को समझने वाले हैं, ताकि आपकी तैयारी को एक नई और सही दिशा मिल सके। तो देखिए, इस विश्लेषण में हम क्या करने वाले हैं। हम 11 दिसंबर 2025 को हुई आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तीसरी पाली के सवालों को डिकोड करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर एग्जाम में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, ताकि आने वाली चुनौतियों के लिए हम सब पूरी तरह से तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े सवालों से। ये सेक्शन आप जानते हैं बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये परखता है कि हमारी करंट अफेयर्स पर पकड़ कैसी है और हम अपने आसपास की दुनिया से कितना जुड़े हुए हैं। देखिए, पहला ही सवाल सतत विकास रिपोर्ट से था कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी। ये एक बेहद ज़रूरी इंडेक्स है, क्योंकि ये पर्यावरण से लेकर सामाजिक विकास तक दुनिया भर में किसी भी देश की तरक्की को दिखाता है। और सही जवाब है 99। भारत 167 देशों में 99वें नंबर पर था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये पहली बार था जब भारत ने टॉप 100 देशों में अपनी जगह बनाई थी। ये सतत विकास की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब ये स्लाइड हमें एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया देती है। हम देख सकते हैं कि चीन 49वें स्थान पर था, जबकि पाकिस्तान 140वें स्थान पर। इस तुलना से हमें भारत की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, और ये भी पता चलता है कि अभी हमें कितना आगे जाना है। अच्छा, अगला सवाल एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार के बारे में था, 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। चलिए देखते हैं कि ये सम्मान किसे दिया गया। तो ये पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया था। क्यों? उनके मानवाधिकार और लैंगिक समानता में जीवन भर के योगदान के लिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा में अक्सर सिर्फ विजेता का नाम नहीं, बल्कि पुरस्कार मिलने का कारण भी पूछा जाता है। तो तैयारी करते समय क्यों पर भी जरूर ध्यान दें। तो करंट अफेयर्स से अब हम विज्ञान की उन बुनियादी सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। चलिए देखते हैं कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के सेक्शन में कौन से मौलिक सवाल पूछे गए थे। फिजिक्स से क्लासिक सवाल आया, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या दर्शाता है। ये सवाल तो हमेशा से ही एग्जामिनर्स का पसंदीदा रहा है। आइए इसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ये स्लाइड इस नियम को एकदम साफ साफ समझाती है। देखिए, अंगूठा दिखाता है चालक की गति की दिशा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की, और जो बीच वाली उंगली है वो प्रेरित धारा यानी इंड्यूस करंट की दिशा बताती है। ये नियम जनरेटर के काम करने के सिद्धांत की नींव है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। फिजिक्स से अब रसायन विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। एक और बड़ा ही मौलिक सवाल था कि पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की संयोजकता यानी वैलेंसी क्या होती है। इसका जवाब जानने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संयोजकता है क्या। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये किसी भी एलिमेंट के दूसरे एटम्स के साथ दोस्ती करने या जुड़ने की क्षमता है। मतलब एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, वही उसकी वैलेंसी है। तो इसका सीधा सा जवाब है 2। पानी में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़कर H2O का मॉलिक्यूल बनाता है। केमिस्ट्री की रिएक्शंस को समझने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। चलिए अब पदार्थ और ऊर्जा के विज्ञान से आगे बढ़कर जीवन के विज्ञान यानी जीव विज्ञान में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि इस सेक्शन में कौन से खास सवाल पूछे गए। ह्यूमन डेवलपमेंट की शुरुआती प्रक्रिया से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल था, फर्टिलाइजेशन के बाद अंडे को पोषण कहाँ से मिलता है। आइए इसका जवाब जानते हैं। सही जवाब है गर्भाशय यानी यूटेरस। फर्टिलाइजेशन के बाद अंडा गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है, जहां से उसे अपने शुरुआती विकास के लिए सारा पोषण मिलता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने के लिए ये एक बहुत ही बेसिक और जरूरी प्रक्रिया है। यहाँ जीव विज्ञान से एक और मौलिक प्रश्न है, हमारी कोशिका की जो एनर्जी करेंसी है यानी एटीपी, उसका निर्माण कौन करता है। यही वो एनर्जी है जिससे हमारे शरीर के सारे काम होते हैं। और इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सब ने स्कूल में कोशिका का पावर हाउस के नाम से पढ़ा है। यही वो जगह है जहां भोजन से मिली ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है, जिसका इस्तेमाल कोशिका अपने सभी कामों के लिए करती है।
सच कहूं तो इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। और अब चलिए अपने विश्लेषण के अंतिम सेक्शन पर चलते हैं, जिसमें सरकारी योजनाओं और दूसरे विविध तथ्यों से जुड़े सवाल हैं। ये हमारी व्यवहारिक समझ को परखते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा गया था, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जीएसटी की दर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा है। और इसका एकदम सीधा जवाब है 18%। भारत में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% की एक समान जीएसटी दर लागू होती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या समूह वाली। वित्तीय साक्षरता के लिए इस तरह की जानकारी रखना आज के समय में बहुत जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद हम परीक्षा के पैटर्न के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें समझ सकते हैं। आइए एक बार फटाफट उन पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि विज्ञान के जो बेसिक सिद्धांत हैं उन पर बहुत जोर दिया गया है। इसके अलावा लेटेस्ट रैंकिंग और अवार्ड्स की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। केमिस्ट्री में फॉर्मूले और समीकरण जरूरी थे और सरकारी योजनाओं के मकसद भी पूछे गए। ये पैटर्न हमारी तैयारी के लिए एक साफ रोड मैप देता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या अब अगली परीक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब बेहतर रूप से तैयार महसूस कर रहे हैं? अपनी तैयारी जारी रखें, इन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें और हमें पूरा विश्वास है कि आप सफल होंगे। अगली बार तक सीखते रहें।